राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल रेवोल्यूशन ऑफ J.P. नारायण, जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति का विचार। यह टॉपिक BA सेकेंड ईयर के 4th सेम सेकेंड ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से लिया गया। तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति से संबंधित विचार, उनका दृष्टिकोण, उनका टोटल रेवोल्यूशन क्या है, जयप्रकाश नारायण देश के एक प्रबुद्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चिंतक एवं दार्शनिक थे। उन्हें देश की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का गहरा ज्ञान था और इनका उन्होंने विश्लेषण भी किया है। जयप्रकाश नारायण ने भारत के संपूर्ण विकास के लिए जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन से या क्रांति से पूरे देश का विकास नहीं हो सकता, सभी नागरिकों का विकास नहीं हो सकता, बल्कि हर क्षेत्र में क्रांति करने की आवश्यकता है, बदलाव करने की आवश्यकता है, तभी देश का विकास होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का अर्थ बताया है कि उन्होंने ये जो आइडिया है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक से उद्धृत किया है। कार्ल मार्क्स ने 1847 में पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, गरीबी का दर्शन, और उसमें कंप्लीट रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन शब्द प्रयोग किया गया। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच निरंतर संघर्ष का उल्लेख किया। उनका कहना है कि दोनों वर्गों के बीच अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष ही संपूर्ण क्रांति। उनका विचार था कि वर्ग संघर्ष से ही समाज में परिवर्तन होता है और सर्वहारा वर्ग में नई चेतना का संचार होता है। जयप्रकाश नारायण ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिजन डायरी, जेल डायरी में संपूर्ण क्रांति की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण क्रांति में कुल 7 प्रकार की क्रांति आती है: सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वैचारिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। उन्होंने कहा कि इस संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। सांस्कृतिक क्रांति में शैक्षणिक एवं वैचारिक क्रांति का समावेश हो सकता है। इसी प्रकार बौद्धिक क्रांति में उन्होंने वैज्ञानिक तथा दार्शनिक क्रांतियों में क्लासिफाई किया। नारायण का विचार था कि हमारे देश की व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि सरकार व शासन की पद्धति या सिस्टम बदल देने से स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तब तक नए समाज का निर्माण नहीं होगा। उनका विचार था कि देश में संपूर्ण क्रांति से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति समाज के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना तथा लोगों की लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को प्रभावित किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव है। नारायण ने संपूर्ण क्रांति के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों व बुराइयों को समाप्त करने पर बल दिया। उनका कहना था कि हमारे देश में जाति प्रथा, संप्रदायवाद, दहेज प्रथा और अनेक तरह के अंधविश्वास का बोलबाला है, और जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक समाज में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण के विचार में क्रांति जो है जनता में होनी चाहिए, जनता के द्वारा होनी चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए, और सकारात्मक परिवर्तन ही संपूर्ण क्रांति है।
जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक क्रांति के बारे में बताया है कि ये जो है प्रथम स्टेप है सामाजिक क्रांति का, कि जब तक हमारी पुरानी ऐसे सामाजिक संरचना नष्ट नहीं हो जाती है तब तक नए समाज का निर्माण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी संपूर्ण समाज आगे की ओर बढ़ेगा और संपूर्ण समाज का बराबर विकास होगा। उनका मानना था कि हमारी सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। उनका विचार था कि स्वतंत्र भारत में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जाति के आधार पर उत्पीड़न एवं शोषण का सामना करना पड़ता है। भारत में समानतावादी समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने हमेशा समाज के प्रबुद्ध लोगों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका विचार था कि देश में सामाजिक क्रांति के द्वारा जाति प्रथा जैसी अमानवीय सामाजिक बुराई को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में जन्म के आधार पर जाति पूरी तरह से अंत होना चाहिए। जाति प्रथा के अंत से देश में एक नए समाज का निर्माण होगा, जिसमें भ्रातृत्व, सहयोग, समन्वय की भावना का विकास और यही नया समाज देश के हर क्षेत्र में एक नई दिशा देगा। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक क्रांति के द्वारा समाज में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को भी दूर करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जरूरत के अनुसार धन का संचय करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा धन समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। उनका मानना था कि व्यक्तिगत संपत्ति समाज में वैमनस्य एवं प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। नारायण का विचार था कि समाज में व्याप्त आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए आर्थिक संसाधनों का समाजीकरण करना आवश्यक है, ताकि समाज में गरीब अमीर के बीच आर्थिक अंतर कम से कम हो और आर्थिक संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष का आधिपत्य न हो। नारायण ने कहा कि हमें सामाजिक क्रांति द्वारा समाज को शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार करना होगा। उनका मानना था कि भारत में आमतौर पर मानसिक श्रम को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। शारीरिक श्रम करने वाले को हीनता और निम्नता की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा, सामाजिक कुरीतियों का अंत नहीं होगा, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत नहीं होगा, समाज में ऊंच नीच की भावना का अंत नहीं होगा, समाज में भेदभाव पैदा करने वाली स्थितियों का अंत नहीं होगा, तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। जयप्रकाश ने दूसरी क्रांति में आर्थिक क्रांति बताया है कि सामाजिक क्रांति के साथ साथ हमें आर्थिक क्रांति की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि समाज में आर्थिक संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। उन्होंने माना कि देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था आम जन की हितैषी नहीं है। यह व्यवस्था गरीब और अमीर के बीच को अंतर को बढ़ा रही है। आम जनता के कल्याण के लिए उद्योगों, कृषि व परिवहन आदि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों पर किसी विशेष व्यक्ति का नियंत्रण न होकर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उनका मानना था कि उत्पादन पर श्रमिक वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए, जिससे श्रमिक वर्ग का शोषण न हो। उन्होंने कहा कि गरीबों, दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। नारायण का विचार था कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। श्रमिक वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है, जबकि पूंजीपति वर्ग के सारे ऐशो आराम के साधन श्रमिक वर्ग द्वारा ही पैदा की जाती है। श्रमिक वर्ग आजीवन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा रहता है। उन्हें अपने रचनात्मक कार्यों करने के लिए न तो उचित अवसर मिलता है और न ही संसाधन। इसलिए उनका सुझाव था कि समाज में आर्थिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण करके ही समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है।
औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने कहा कि हमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योगों के बीच संतुलन रखना होगा। कुटीर कुटीर उद्योग द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है उनका लघु उद्योग द्वारा बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा नहीं होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने व्यक्तिगत खेती के स्थान पर सहकारी खेती करने पर बल दिया। उनका मानना था कि गांव के गरीब और किसान खेती के सूत्रधार हों। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका लक्ष्य अपनी वेतन वृद्धि तक होता है। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत खेती की जगह सहकारी खेती पर अधिक बल दिया। तो जयप्रकाश जी चाहते थे कि भारत में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समाज में अमीर गरीब के बीच भेदभाव बढ़ता जा रहा है। आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। उद्योग, कृषि, परिवहन इत्यादि का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। वर्तमान जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जयप्रकाश मानते हैं कि इसमें पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति और बड़े जमींदार श्रमिकों, मजदूरों, किसानों का शोषण करते हैं और इसलिए आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है। जयप्रकाश ने तीसरे प्रकार की क्रांति राजनीतिक क्रांति बताई। राजनीतिक क्रांति के माध्यम से जयप्रकाश चाहते थे कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था में अनेक तरह के सुधार की मांग है। उन्होंने कहा कि हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाएं पश्चिमी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। हमारे अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था सेटअप करनी चाहिए और देश की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोक शब्द पर अधिक ध्यान दिया जाए। उन्होंने अपने आप को हमेशा राजनीतिक सत्ता से दूर रखा। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है। उनके विचार में वास्तव में शक्ति आम जनता में निहित होती है, इसलिए उन्होंने सहभागी लोकतंत्र पर अधिक ध्यान दिया। सहभागी लोकतंत्र का अभिप्राय है कि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनता भाग ले, लोकतंत्र में ज़्यादा सक्रिय रहे, सरकार के निर्णयों पर जनता विचार करे, अपने कमेंट दे। हेमन राय की तरह उन्होंने भी दल ही विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। उनका मानना था कि दलीय प्रणाली लोकतंत्र में दलीय तानाशाही को जन्म देती है। उनके विचार में संसद और विधानसभाओं में विभिन्न दलों के नहीं बल्कि आम जनता के उम्मीदवार होने चाहिए, जिन्हें वो लोक उम्मीदवार कहता है, जो आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार के हर स्तर पर जनता की भागीदारी होनी चाहिए। जितना अधिक राजनीतिक सहभागिता होगी उतना ही राजनीतिक व्यवस्था में सुधार होगा। जयप्रकाश का मानना था कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल वास्तविक रूप से आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे संसद और विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सत्ताधारी दल की वास्तविक तौर पर संपूर्ण मतदाता चुनाव के समय अपने मत का प्रयोग नहीं करते। उनका मानना था कि बहुत सारे वोटर जो हैं वो इलेक्शन में भाग नहीं लेते, इसलिए सहभागी लोकतंत्र का जो कल्पना है वो अभी तक साकार नहीं हो सकी। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि किसी भी दृष्टिकोण से अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार की अवस्था में जनप्रतिनिधियों से सर्वसम्मति से निर्णय लेने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। नारायण की राय थी कि हमें राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका न हो और राज्य के पास सीमित शक्तियाँ हों। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी राजनीतिक प्रणाली की जरूरत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार प्राप्त हो, तभी राजनीतिक क्रांति सफल हो सकती है। तो जयप्रकाश जी चाहते थे कि भारत में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वेस्टर्न टाइप का है, जबकि हमारे देश की परिस्थितियाँ अलग है। हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधताएँ हैं और देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हमें पॉलिटिकल सिस्टम को स्थापित करने की ज़रूरत है।
इसके अतिरिक्त जो है एम एन राय की तरह उन्होंने कहा कि दल जो है वो जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, दल दलीय हितों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए दल की जगह पब्लिक कैंडिडेट होने चाहिए, लोक उम्मीदवार होने चाहिए। आम जनता के हित को सुरक्षित रखने वाले लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। जयप्रकाश ने चौथे प्रकार की क्रांति सांस्कृतिक क्रांति बताई। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक क्रांति से व्यक्तियों के स्वभाव में, उनके विचारों में, उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। उनका कहना था कि आज व्यक्ति के मूल्यों में निरंतर ह्रास हो रहा है। व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनैतिक आचरण करता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति में दया, त्याग, सहनशीलता, बंधुत्व, परोपकारिता इत्यादि के भाव जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और अपने स्वार्थों के लिए वो दूसरों के प्रति हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। हमें वर्तमान में एक ऐसे नए और रचनात्मक समाज की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों में प्रेम, बंधुत्व, सहयोग की भावना का विकास कर सके। उनका कहना था कि इस तरह के नए समाज के निर्माण के लिए हमें अपने वर्तमान सरकारों में परिवर्तन करना होगा। उनका कहना था कि सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार व दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा मनुष्यों में अनेक मानवीय गुण जैसे सत्य बोलना, हिंसा का पालन, गरीबों के प्रति सहानुभूति, निष्पक्ष भाव से सेवा करना, नशीली वस्तुओं का त्याग करना, चोरी से बचना और निरंतर कर्तव्य के प्रति सचेत रहना इत्यादि का विकास किया जा सकता है। इन मानवीय गुणों के विकसित होने से देश में एक आदर्श समाज की स्थापना हो। जयप्रकाश नारायण ने देश में आमूलचूल परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन पर, सांस्कृतिक क्रांति पर बल दिया। उनका कहना था कि हमारे संस्कारों में, हमारे आचारों में, हमारे विचारों में, हमारे मन में दूसरों के प्रति दया नहीं है, दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, दूसरों के प्रति परोपकारिता नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, दूसरों के प्रति सहनशीलता नहीं है। इसलिए हम नैतिक गुणों से दूर होते जा रहे हैं और नैतिकता के अभाव में हम न अपना कल्याण कर पा रहे हैं और न ही समाज का कल्याण कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब तक लोगों के दिलों दिमागों में दूसरों के प्रति सहानुभूति पैदा नहीं होगी, दूसरों के प्रति प्रेम पैदा नहीं होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका नहीं होगा, तब तक सांस्कृतिक क्रांति नहीं हो सकती और सांस्कृतिक क्रांति के अभाव में संपूर्ण समाज का, संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता। जयप्रकाश नारायण ने वैचारिक अथवा बौद्धिक क्रांति पर भी बल दिया है, आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति में वैचारिक एवं बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता है। उनका मानना था कि वर्तमान समय में हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसमें निरंतर परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है और इस परिवर्तन के लिए हमें पूरे समाज को मानसिक तौर पर तैयार करना होगा। वर्तमान व्यवस्था हमारे समाज व देश के हितों के अनुकूल नहीं है। उचित सुधार व परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और लोगों को भी इस परिवर्तन के प्रति सजग व सचेत करना होगा। हमें लोगों के दिल और दिमागों में रचनात्मकता का सर्जन करना होगा, पॉजिटिविटी उनमें पैदा करनी होगी, लोगों में पॉजिटिव चेंज के लिए तैयार करना होगा, कन्विंस करना होगा। जयप्रकाश का मानना था कि समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। व्यक्ति की सोच, उसका स्वभाव, उसके व्यवहार में निरंतर नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। जब तक व्यक्तियों में मानसिक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक वे किसी प्रकार की व्यवस्था को बदलने के लिए सक्रिय नहीं होंगे। उनका कहना था कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसे मानसिक व बौद्धिक तौर पर तैयार करना होगा। तो इस प्रकार से जयप्रकाश ने वैचारिक एवं बौद्धिक क्रांति के माध्यम से देश व समाज में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया कि हमारे दिलो दिमाग में दूसरों के प्रति नकारात्मकता है, सिस्टम के प्रति नकारात्मकता है, और जब तक हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे, हमारे अंदर नैतिक गुणों का संचार नहीं होगा, तब तक जो बौद्धिक क्रांति है वो नहीं आ सकती और बिना बौद्धिक क्रांति के देश व समाज का पूरा सुधार नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जयप्रकाश ने
शैक्षणिक क्रांति की भी आवश्यकता पर बल दिया है। उनका कहना था कि एजुकेशनल रेवोल्यूशन के द्वारा भी हम देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने माना कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अनेक प्रकार की कमियां और दोष हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली परंपरागत ढांचे पर आधारित है। इस तरह की शिक्षा प्रणाली आधुनिक समाज के अनुकूल नहीं है। उन्होंने वर्तमान विद्यालयी पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों में देश के प्रति निष्ठा व त्याग की भावना का संचार नहीं होता, ये माना। और वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम से उच्च चरित्र निर्माण में कोई सहायता नहीं मिलती। उनका कहना था कि पाठ्यक्रम में देश के नायकों और महान विद्वानों को अवश्य शामिल किया जाए ताकि देश के लोगों में राष्ट्रीय चरित्र मजबूत हो। जयप्रकाश का विचार था कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जो संपूर्ण समाज में उच्च चरित्र का निर्माण कर सके। शिक्षा प्रणाली वो सशक्त माध्यम जिसके माध्यम से समाज की दशा और दिशा में सही परिवर्तन किया जा सकता है। उनका कहना था कि व्यवहारिक शिक्षा से ही व्यक्तियों में उच्च स्तर का चरित्र निर्माण हो सकता है, देश व समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। नारायण का मानना था कि देश में निरक्षरता का एक बड़ा कारण ग्रामीण शिक्षा पर ध्यान नहीं देना है। उन्होंने कहा कि देश की 80% जनसंख्या गाँव में रहती है। सरकार ग्रामीण शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। शहरी क्षेत्रों की शिक्षा पर ध्यान देने से ग्रामीण जो शिक्षा है वो पूरी तरह से पिछड़ गई। जयप्रकाश ने कहा कि हमें संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति करने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि हमारा शिक्षा का ढांचा परंपरागत है, उसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। शिक्षा पाठ्यक्रमों में बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे नायकों, ऐसे चरित्रों या विद्वानों के बारे में पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए जिन्होंने देश की सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और शिक्षा के माध्यम से जयप्रकाश चाहते हैं कि देश में उच्च चरित्र के लोगों का निर्माण हो, देश के लोगों का राष्ट्रीय चरित्र मजबूत बने, तभी वो है देश के लिए, समाज के लिए कोई योगदान दे सकते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों में शैक्षणिक क्रांति में परिवर्तन करने के साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था कि हमें आध्यात्मिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति में आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता पर उन्होंने अधिक बल दिया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में व्यक्तियों की आध्यात्मिकता में निरंतर गिरावट आ रही है। व्यक्तियों की नैतिकता का लोप हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अंधी दौड़ में लगा हुआ है और वो अंधी दौड़ से नैतिक रूप से खोखला कर रही है। व्यक्ति ने भौतिक सुखों को ही सर्वोपरि मान लिया है। जयप्रकाश का कहना था कि वर्तमान समाज में व्यक्ति नैतिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से दूरी बनाई है। उनका कहना था कि मनुष्य जब तक अच्छा नहीं बन सकता तब तक समाज के व्यक्ति अच्छे नहीं होती, परंतु भौतिक सभ्यता में मनुष्य के अच्छा बनने की कोई प्रेरणा नहीं रह जाती। उन्होंने कहा कि व्यक्ति आज ये प्रश्न करता है कि वह अच्छा क्यों बने। अब तो कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, नैतिकता नहीं है, ये जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं है। यह दृश्य एक समुच्चय मात्र है जो अनायास ही अस्तित्व में आ गए है। यह अपने चारों ओर बुराई, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, झूठ, प्रेम, क्रूरता, सत्ताधारित राजनीति और हिंसा आदि को सफल होते देखता है। यह सहज ही प्रश्न करता है कि वह सर्व सदाचारी क्यों बने। आज हमारे जो सामाजिक रूप हैं, मनुष्यों के कार्यकलाप पर जिस भौतिकवादी दर्शन का प्रभुत्व है वो उत्तर देते हैं कि सदाचारी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य की अच्छाई की प्रेरणाएं प्राप्त करने के लिए भौतिकता के परे जाना होगा। जयप्रकाश ने आध्यात्मिक क्रांति में वर्तमान समय में अनैतिक आचरण में सकारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करना होगा, तभी एक नए समाज का निर्माण होगा। जयप्रकाश आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गया है, बहुत ज़्यादा सांसारिक हो गया है। वह
आध्यात्मिकता से निरंतर दूर होता जा रहा है। यानी मनुष्य स्वार्थी हो गया है, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए वो लगातार दूसरों का शोषण करता है। इसलिए उसमें नैतिक रूप से जो है वो काफ़ी गरीब होता जा रहा है और आर्थिक रूप से उतना ही अमीर हो रहा है। तो आज के समाज में बहुत सारे व्यक्ति जयप्रकाश जी कहते हैं कि ऐसे प्रश्न करते हैं कि न तो कोई पुनर्जन्म है, न किसी प्रकार का ऐसा कि आज हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनका हमें पुण्य मिलेगा या लाभ मिलेगा। जो कुछ है इसी जीवन में है, उसमें वो व्यक्ति जो है आनंद, इस जीवन का सांसारिक आनंद लेना चाहता है। यही कारण है कि उसमें नैतिकता का लोप है, आध्यात्मिकता का लोप है। वह दूसरे लोगों के दुख दर्द पीड़ा को नहीं समझ रहा है और इसी से लगातार जो है समाज समर्थी होता जा रहा है। और समाज में एक प्रकार से आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है, तभी देश के लोगों में देश के प्रति, समाज के प्रति, दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। तो आज का हमारा लेक्चर था संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार जयप्रकाश नारायण के। उसने 7 प्रकार की क्रांतियों का आह्वान किया है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैचारिक। और इन क्षेत्रों में क्रांति के माध्यम से, सकारात्मक विचारों के माध्यम से, सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से जो चुनौतियाँ हैं उन पर काबू पा करके एक नए, आधुनिक और सकारात्मक समाज, स्वस्थ समाज की वो स्थापना करना चाहते थे, जिससे देश का, समाज का विकास हो। तो आज का संपूर्ण क्रांति पर यह लेक्चर समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।